तो मैथमेटिकल टूल्स का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ का मतलब है कंपैरिजन। ध्यान देते हैं इस बात पे। हम दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो है ग्राफ। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें डिस्टेंस और टाइम दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और उन दोनों को हम एक और फिज़िकल क्वांटिटी से समझते हैं, वो है स्पीड। तो ये स्पीड का ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनाया जाएगा। एक और एग्जांपल ले लिया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इसका ग्राफ होगा वेलोसिटी। और अगर एक और एग्जांपल ले लूँ वेलोसिटी और टाइम, तो उसका ग्राफ हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में मोशन चैप्टर में सुनी थी। ये क्वाड्रेंट फॉर्म में हमने ग्राफ बनाया है जिसमें दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस आपका वर्टिकल, 2 डायमेंशनल फॉर्म को, ग्राफ की फॉर्म को दिखाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कोई P पॉइंट है, तो उस P पॉइंट में X पॉजिटिव है, Y पॉजिटिव है। ठीक है, ये रहा ग्राफ। और अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर, तो इसमें X नेगेटिव है, Y पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें X और Y दोनों नेगेटिव हैं, इसमें X पॉजिटिव है, Y नेगेटिव है। तो ये 4 ऐसे क्वाड्रेंट है जहाँ पर आप X और Y को चारों पॉसिबिलिटी में कंपेयर कर सकते हो। पहली पॉसिबिलिटी दोनों पॉजिटिव हो, दूसरी पॉसिबिलिटी एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, तीसरी पॉसिबिलिटी दोनों नेगेटिव हो और चौथी पॉसिबिलिटी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। ठीक है, आगे चलते हैं। 2D की तरह 3D में भी ग्राफ बनता है। अब जो 3D का ग्राफ है उसके अंदर एक एक्सिस और आ जाता है, Z एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब आप ये कह सकते हो ये वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये लेफ्ट राइट, तो ये बनेगा इनवर्ड और आउटवर्ड। तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इस बात का भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई कर्व बनता है तो वो कर्व वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के रिलेशन को समझाता है। जैसे वाई एक्सिस पे एक पॉइंट बनाया y1, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बनाया x1, इसी तरीके से x2, y2। इन पॉइंट का नाम है P और Q। P पॉइंट पर x1, y1 और Q पॉइंट पर x2, y2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ग्राफ में दो चीज़ें, एक तो ग्राफ का स्लोप और एक ग्राफ का एरिया। स्लोप का मतलब है यहाँ पर जहाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की रेशियो निकाली जाए, और ग्राफ एरिया का मतलब क्या है, जहाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को का प्रोडक्ट निकाला जाए। तो ये लिखा हमने स्लोप वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, ये रहा आपका कर्व। अगर मैं डिस्टेंस टाइम कर्व लूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, वाई एक्सिस है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है टाइम, तो मुझे मिलेगी स्पीड। तो ये कर्व किसका बनेगा, स्पीड का। एक चीज़ और, अगर मैं कर्व एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाता और यहाँ एंगल क्रिएट करता, तो ये स्लोप फिर से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को लेते हुए एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाता, वो होता tan थीटा।
तो आप ये भी कह सकते हो कि भैया स्लोप तो टेन थीटा के इक्वल होता है क्या, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस के इक्वल होता है। ये बन गया आपका फॉर्मूला। आगे अब वो कहता है जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो ये है। इसी तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम निकाल सकते हो, वेलोसिटी टाइम निकाल सकते हो, स्पीड टाइम निकाल सकते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ बना सकते हो। ये सारे ग्राफ ना अभी आपके एक चैप्टर में आएंगे, मोशन इन 1D में। अच्छा, अभी हमने बताया था स्लोप के बाद दूसरी चीज़ आती है एरिया ऑफ ग्राफ, और एरिया का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रोडक्ट। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक्स एक्सिस ले लिया मैंने फोर्स और वाई एक्सिस ले लिया डिस्प्लेसमेंट, और मैं जानता हूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट करने पर मुझे जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो है वर्क। ठीक है, एरिया ऑफ ग्राफ क्या बन गया, वर्क। तो इस ग्राफ में जो मुझे रिजल्ट मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट करके वो होगा वर्क। आसान है, ठीक है। तो एक बार इनकी या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके एक बारी नोट कर लो। ये लो, इसका भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है ग्राफ प्रोपोर्शनैलिटी को कैसे समझाता है। जैसे हमने कहा कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के तो जब तक y पॉजिटिव है x पॉजिटिव है, अगर y नेगेटिव है तो x भी नेगेटिव है। और इसका उल्टा लूँ मैं अगर कि भैया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, तो अगर y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है, और अगर y नेगेटिव हुआ तो x पॉजिटिव है। तो ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये तब ग्राफ बनेगी जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव ऑफ x के, और ये ब्लू वाली लाइन तब बनेगी जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो पॉजिटिव x के। और ये ग्राफ लीनियर रहेगा। क्या रहेगा, लीनियर। अच्छा, ऐसा ग्राफ आपने 10th में देखा था ओम्स लॉ में, करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, वो भी लीनियर ग्राफ था। वो अपनी लीनियरिटी छोड़ देता है जब करंट हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दूसरा ग्राफ आपके सामने है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो इसका मतलब ये हुआ अगर y बढ़ा तो x कम होगा, ये इसका उल्टा, अगर y कम हुआ तो x बढ़ेगा। बढ़ रहा है ना x, अगर y कम हो रहा है तो x बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे माइनस क्यों लगा दिया, अगर यहाँ पर y कम हो रहा है, x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है। ठीक है, याद रखना ये माइनस का y है, माइनस का x है, ये माइनस का y है, ये प्लस का y, ये प्लस का x। बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर ये कर्व बनाए तो जैसे अभी ऊपर समझा था वही वाला केस बन जाएगा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/x। यहाँ पर भी बना सकते हो आप। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर में एक अलग चेंज आया है। देखो, एक तो जब आप y इंक्रीज कर रहे हैं और तो x के साथ इसकी रेशियो कैसे आ रही है, ये थोड़ा सा स्टीपर है। ठीक है, और दूसरा इसमें ये नेगेटिव वाले रीजन में नहीं जाता,
यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू रखो, x पॉजिटिव हो तो y पॉजिटिव होगा, अगर x नेगेटिव हुआ तो भी y पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। अगर मैं किसी चीज़ का स्क्वायर करता हूँ तो वो पॉजिटिव हो तो भी रिजल्टेंट पॉजिटिव देता है, नेगेटिव हो तो भी रिजल्टेंट पॉजिटिव ही देता है। इसलिए पूरा ग्राफ y एक्सिस के पॉजिटिव हिस्से में ही है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम x की वैल्यू रखें यहाँ पर, ऐसी एक आध केस लेके चल रहे हैं 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू आएगी 1। और अगर x की वैल्यू रखे 2 तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 नहीं, y की वैल्यू आएगी 4। क्यों? स्क्वायर यही तो होता है। अगर हम x की वैल्यू रखें -1 तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। और अगर हम x की वैल्यू रखें -2 तो y की वैल्यू क्या आएगी? फिर से 4, पॉजिटिव ही रहेगी। अब इन्वर्स की बात आ गई। इन्वर्स में ये लो, अगर y की वैल्यू कम हो रही है तो x की वैल्यू स्क्वायर से बढ़ रही है, इसे कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर y की वैल्यू बढ़ रही है तो x की वैल्यू स्क्वायर से कम हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है क्यूब की। एक और केस है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की क्यूब। क्यूब में ध्यान रखना, अगर किसी नेगेटिव चीज़ का क्यूब करोगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव चीज़ का क्यूब करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। एक काम करो, सिंपल सा समझ लो, अगर किसी चीज़ की पावर 2n है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर किसी चीज़ की पावर 2n+1 या 2n-1 है तो उसका आंसर नेगेटिव पर नेगेटिव आएगा। इसको हम इवन कहते हैं, इसे हम ऑड पावर कहते हैं। किसी की पावर इवन है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर किसी की पावर ऑड है तो आंसर डिपेंड करेगा, नेगेटिव का नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा। तो वही वाला केस ले लिया हमने यहाँ पे क्यूब का। पॉजिटिव के साथ और थोड़ा सा ये ग्राफ ऊंचा हो गया। क्यों? क्योंकि 1 पर 1 वैल्यू आएगी, लेकिन इस बार 2 पर 8 आएगी, 2 का क्यूब बनेगा 8, और 3 पर 27। तो बहुत ये थोड़ा सा और स्टीपर हो गया ग्राफ, और ये इधर की तरफ। आगे चलो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x की क्यूब या y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x की क्यूब, तो कैसे ग्राफ बनेगा? अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x की क्यूब के तो ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, पॉजिटिव में ये, नेगेटिव में ये। अब आप कहोगे ये ग्राफ ना ऐसा ही लग रहा है जैसा यहाँ था, ये बस इसमें इतना फ़र्क है, ये और ज़्यादा गहरा है। ठीक है, अब इसको एक साथ हमने यहाँ पे समझा दिया। अगर x की पावर इवन है तो सारे ग्राफ ऊपर बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, नेगेटिव कभी नहीं जाएगा। एक बात। दूसरी बात, x की स्क्वायर के लिए, x की पावर 4 के लिए, x की पावर 6 के लिए, ये और y एक्सिस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आगे चलते हैं। और अगर x की पावर ऑड है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये तो पावर 1 के लिए, ये क्यूब के लिए, ये पावर 5 के लिए। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी कर दी हमने पावर की, एक ऑड और एक इवन, और ग्राफ इस तरीके से कंपेयर करने वाले बना दिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी 10th में इतने नहीं आए हैं, लेकिन आपको साइन कॉस टेन के बारे में तो पता होगा। मैं एक बार बता देता हूँ। अगर ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें यहाँ एंगल कंसीडर किया जा रहा है, तो उसके सामने आता है परपेंडिकुलर, उसके नीचे आता है बेस, उसके यहाँ पे आता है हाइपोटेनस। तो हमारे पास एक चीज़ आती है साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये बातें पता होनी चाहिए थोड़ी सी आपको। अब इनका ग्राफ देखते हैं। अगर हम साइन के थीटा की बात करें तो इसकी वैल्यू, अच्छा इसके ग्राफ को साइन जैसा ग्राफ कहते हैं, यानी कि साइन नुमा, साइनोसाइडल ग्राफ। इसकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज करती है। 0 पे इसकी वैल्यू होती है 0 और 90 पे होती है +1। फिर 90 से 180 तक डिक्रीज करती है, फिर 0 हो जाती है, और 180 से 270 तक फिर ये 0 से बढ़कर 0 से और गिरती है और -1 बन जाती है, और 360 एंगल तक आते आते इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये अभी हमारा एक पोर्शन आएगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें देखेंगे हम इसका ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। जब इसकी वैल्यू 0 थी, यानी कि थीटा 0 था, तो साइन की वैल्यू भी 0 थी। जब थीटा हुआ 90, तो साइन की वैल्यू कितनी हो गई? 90 को π/2 भी कहते हैं हम। पाई एंगल 180 होता है, बता चुका हूँ, तो π/2 हो जाएगा 90। 90 पे इसकी वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम +1। साइन में 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती, तो +1 मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये गिरेगा 180 तक, यानी कि पाई तक, और फिर ये इंक्रीज़ करेगा 270 तक, और 270 को हमने कैसे दिखाया है? 3/2 पाई से। और ये फिर, अच्छा ये जब नीचे की तरफ इंक्रीज़ करेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब ये 360 तक, एंगल 360 तक, यानी कि 2 पाई तक आएगा, 0 पे आ जाएगा। तो ये इसका पूरा एक कर्व है, 0 +1 0 -1 0। ठीक है, ऐसा ही ये नेगेटिव में चलेगा। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव का ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव का ग्राफ, ये 0, ये 2 पाई, ये 0, ये -2 पाई तक बता सकते हो। साइन के साथ एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, उसे बोलते हैं साइन के साथ वाला, यानी कि कोसाइन। और शॉर्ट में उसको जो उसकी एब्रिविएशन है वो है कॉस। तो कोसाइन भी ऐसा ही ग्राफ बनाता है, हाँ। -1 से +1 तक उसकी वैल्यू वेरी करती है, हाँ, लेकिन एंगल थोड़ा सा अलग होता है। इसकी 0 डिग्री पे वैल्यू होती है +1, 90 डिग्री पर वैल्यू होती है 0, 180 पे होती है -1, 270 पे होती है 0, और 360 पे होती है इसकी वैल्यू फिर से +1। तो ये थोड़ा सा, या आप कह सकते हो साइन से 90 डिग्री आगे। यहीं अगर मैं साइन का ग्राफ एक बना दूं तो वो ऐसा है, और कॉस का ग्राफ ऐसा है। तो आगे जाके आप 12th में पढ़ोगे इसको फेज़। तो फेज़ देखा जाए तो कॉस का फेज़ साइन के फेज़ से 90 डिग्री ज़्यादा होता है। कॉस का फेज़ साइन के फेज़ से 90 डिग्री ज़्यादा होता है। आ जाओ, अगली टर्म आती है
टेन थीटा, इसको आप साइन बाय कॉस कह सकते हो, ठीक है। वो भी है, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझेंगे तो उसमें आ ही जाएगा अपने आप। तो साइन बाय कॉस में ये ग्राफ देखो आप इसका, जीरो डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 है, 90 पे नॉट डिफाइंड, -90 पे भी नॉट डिफाइंड, फिर ये ग्राफ आया 180 डिग्री पे, फिर से 0, ये देखो पाई पे, ठीक है। ये बीच की जो वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये ऐसा नहीं है कि ये जैसे साइन में था -1 से +1 के बीच में थी सारी वैल्यू, 10 में ऐसा नहीं है। 10 में नॉट डिफाइंड से नॉट डिफाइंड के बीच में, यानी कि इसके बीच में 10, 15, 20, 25 बहुत सारी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। हाँ, ये कर्व ध्यान रखना। तो ये 10 का ग्राफ हो गया। और एक चीज़ और, जो कॉस और साइन थे वो दोनों साइनोसाइडल ग्राफ थे, 10 का ग्राफ साइनोसाइडल नहीं होता, ठीक है। एक चीज़ और देखो, ये ग्राफ वेव की फॉर्म में थे, इसको आगे जाके नाम दिया जाएगा हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, साइनोसाइडल ग्राफ को। लेकिन ये ग्राफ वेव की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। एक बार इसकी पिक्चर ले लो या स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो यहाँ पे आपका ग्राफ का पोर्शन कंप्लीट, ग्राफ वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।